हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आरबीएस विजार्ड। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दो। नीचे एक रेड कलर का बटन है, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो लाइक करके जाना अगर पसंद आए तो, और कमेंट करके जरूर जाना, ओके। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो आप लोगों को तो कमेंट करके बता दिया करो, ऐसी कोई इशू नहीं है, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, ओके। अगर आप सिंगल भी बच्चे हो, अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो भी मैं बना दूंगी, ऐसा कोई इशू नहीं, ओके। और कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा पे है अपन, टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ नोट्स और कुछ लिंक्स डलते रहते हैं तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का और इंस्टा का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने इससे पहले आपको पढ़ा दिया था क्लोज पैकिंग, और क्लोज पैकिंग के साथ जो आपका ऑक्टाहेड्रल और जो आपका टेट्राहेड्रल जो वॉइड थे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे। अब देखो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं आपको, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, तीन पॉइंट्स हैं, इनको समझ लो, ध्यान रखना है, इनको दिमाग में रखना है बस, ठीक है। ऐसा नहीं आप इनको रटने बैठ जाओ, इनको दिमाग में रखना और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्या है ना यार, अब पिछले साल वाले बच्चे तो प्रमोट हो गए, तो इस साल ही आपको ना आपकी जान ले लेंगे, इस साल आपको निचोड़ डालेंगे बिल्कुल। तो आप जितना अच्छे से पढ़ सको उतना अच्छे से पढ़ो, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाएंगी, क्लियर। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के देखते हैं, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट है एनायंस एंड कैटायंस आर अज्यूम स्फेरिकल इन शेप। जो हमने एनायंस और जो कैटायंस यूज करे हैं इसमें, उनको हम शेप में स्फेरिकल मान रहे हैं, ठीक है। क्या मान रहे हैं हम? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब जानते हो, आपकी जो क्रिकेट की जो बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, क्लियर। एंड मस्ट बी टच टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को टच करने चाहिए, उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनायंस और कैटायंस स्फेरिकल होने चाहिए शेप में, और मस्ट बी टच टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को टच करने चाहिए, क्लियर। टच का मतलब समझते हो ना, चिपकने चाहिए एक दूसरे को। इस तरह से मान लीजिए दो आपके एनायन कैटायन है, इनको टच हो रहे हैं, इस तरीके से टच होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो, कैटायंस मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस। कैटायंस जो होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से सराउंड होने चाहिए। कैटायंस जो भी होते हैं, कैटायंस पॉजिटिव चार्ज को कह सकते हो, वो कितने मैक्सिमम एनायन से सराउंड होने चाहिए। हुआ क्लियर। नेक्स्ट देखो, एनायन विल नॉट टच टू अनदर एनायन। अब एनायन टच नहीं रहने चाहिए, ठीक है। एक एनायन दूसरे एनायन से टच नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कैटायन आना चाहिए, क्लियर। तीनों पॉइंट्स हो गए क्लियर। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है एक रेडियस रेशियो का, ध्यान रखना। क्या है रेडियस रेशियो का फॉर्मूला? रेडियस रेशियो का फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू आर प्लस आर माइनस। आर प्लस का मतलब भी कैटायन होगा, नेगेटिव का मतलब एनायन होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। रेडियस रेशियो भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी पढ़ना है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। अब ये आयनिक कंपाउंड के लिए क्लियर होंगे, जिसकी कैलकुलेट होंगे, जिसके अंदर एनायन भी होगा और कैटायन भी होगा, उन्हीं कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट होंगे ना। तो देखो KCl, NaCl, ZnS, क्यों? क्योंकि K प्लस है, Cl माइनस है, इसलिए इनके लिए कैलकुलेट होगा। ये Na प्लस है, Cl माइनस है, इसलिए कैलकुलेट होगा इनके लिए। Zn प्लस है, सल्फर माइनस है, इस वजह से इनके लिए ये कैलकुलेट होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन छोटी होगी रेडियस ऑफ एनायन से। समझ में आ रही है बात? रेडियस ऑफ कैटायन छोटी होगी रेडियस ऑफ एनायन से। रेडियस समझते हो, ये एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस हुई, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक जो भी इसकी लेंथ होगी वो इसकी रेडियस होती है, क्लियर। ये आपकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात। अब देखो, रेडियस रेशियो ऑलवेज डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन। रेडियस रेशियो, जो आपका ये रेडियस रेशियो आएगा ना, ये किस पे डिपेंड करता है? हमेशा रेडियस ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगा। ये हमेशा रेडियस रेशियो डिपेंड करेगा हमेशा रेडियस ऑफ कैटायन पे, और कैटायन की रेडियस छोटी होगी एनायन की रेडियस से। हुआ क्लियर। नेक्स्ट देखो, कैटायन ऑलवेज प्लेस इनसाइड द वॉइड। कैटायन को हमेशा हम वॉइड के अंदर रखेंगे। ये जो भी पॉइंट्स हैं आगे आपको समझ में हो जाएंगे, इनकी हमें कैलकुलेशन करनी है। काफ़ी ईजी है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ोगे याद हो जाएगा। यहीं पे एक बार लिख के देखना खुद, सब कुछ यहीं क्लियर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो उसको अच्छे से। रेडियस रेशियो समझा दिया था मैंने आपको। अब देखो हम रेडियस रेशियो पढ़ेंगे एक बार टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए और एक बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, क्लियर।
अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो क्या होगा, हमने क्या करा, पहले टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह ही ये वॉइड्स बना लिए, ठीक है, ये सॉरी एटम्स बना लिए हैं और बीच में हमने एक कैटायन रख दिया है। क्लियर। अब देखो कैटायनिक रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और एनायनिक रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब हमने ये एटम्स बना लिए हैं, इनके सेंटर्स को मैच कर दिया है और बीच में जो इसका वॉइड था वहां पे हमने एक कैटायन रख दिया है, उसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो देखो ये स्मॉल आर और ये वाली जो रेडियस है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये है कैपिटल आर, तो यहाँ से यहाँ तक और फिर इसके बाद बाहर की क्या हो जाएगी ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और जो ये एंगल बीच में बनाएगी होगा 30 डिग्री। क्लियर। तो हम इसको तो आर मान सकते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें ये हो जाएगा हमारा आर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आर प्लस आर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आर प्लस आर। अगर आपको दिख रहा हो मैंने यहाँ छोटा सा आर लिखा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख लो उसको। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, हम लिख देंगे आर इक्वल टू आर प्लस कॉस थीटा, आर इक्वल टू आर प्लस कॉस थीटा लिख दिया क्योंकि आर प्लस आर लिखेंगे इसलिए आर प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा लगा दिया, यहाँ 30 डिग्री माना था इसलिए हमने इसको कॉस थीटा लगा दिया। अब थीटा हमको गिवन है कि 30 डिग्री है थीटा, तो यहाँ लग दिया आर प्लस आर रख दिया, फिर रख दिया आर प्लस आर कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, पता होगा आपको, है ना, 11th में पढ़ा होगा आपने और 10th में भी पढ़ा होगा। तो cos 30 की वैल्यू रख दी √3/2। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इस साइड भेज देंगे और इसको इस साइड ले लेंगे। अगर ये इस साइड जाएगा तो ये घूम जाएगा, पलट जाएगा ना, ये अगर यहाँ से इस साइड जाएगा तो, और ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बचा 2/√3 और r प्लस r/r। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इससे पहले वाली जो स्टेप होती है हम उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + r/r। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इस 1 को इधर भेज देंगे, इधर माइनस, ठीक है, इधर इसको माइनस कर देंगे तो ये r/r आ गया और ये 2 जो √3 था इसमें से 1 माइनस कर दिया, r/r इसकी जो वैल्यू है ये होगी 1.115, तो स्मॉल आर इधर रखेंगे, कैपिटल आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा r इक्वल टू 0.115 r। क्लियर हो गया ये। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में देखते हैं। अब देखो हमने ये 4 ले लिए हैं एटम्स, बीच में रख दिया है एक कैटायन और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी इसकी r प्लस आर, यहाँ स्मॉल आर लिखा है मैंने छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, ये एक बार मैंने फिर से बना दिया, ये जो इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर होगी अंदर वाले की, इसमें भी जो अंदर वाला है उसकी रेडियस होगी स्मॉल आर। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरस यूज करेंगे, तो BC² इक्वल टू AC² प्लस AB², पाइथागोरस आती होगी आपको। BC² जो है ये BC, ये क्या है r प्लस r, तो इसलिए क्या लिखा इसको 2r का स्क्वायर, AC क्या है स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, फिर होगा AB² स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 4r² हो जाएगा यहाँ पे एंड ये हो जाएगा r प्लस r का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे, r प्लस r के स्क्वायर को, ये आइडेंटिटी पता होगी आपको, जब हम a प्लस b का स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आइडेंटिटी होती है, देखो ये वाली आइडेंटिटी पता होगी ना आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगी ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। तो सेम हमने यही आइडेंटिटी लगाई है, r² प्लस स्मॉल r² प्लस 2rr, ठीक है, एंड फिर इसमें फिर से वही सेम आइडेंटिटी लगाई है, r² प्लस स्मॉल r² इक्वल टू प्लस r प्लस r², ठीक है। देन हम लिखेंगे यहाँ 4r² का 4r² लगा दिया, r² को ऐड करके 2r², इस स्मॉल r² को ऐड करके 2r² और 2 कैपिटल R स्मॉल r, 2 कैपिटल R स्मॉल r को ऐड करके 4r प्लस r। क्लियर। यहाँ रख दिया 4r², इस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है ना सब जगह, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ r² रह जाएगा, यहाँ कैपिटल R², यहाँ स्मॉल r² और यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि 2 जा 4 होता है। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इस 2 को इसके अपॉन में भेज के काट देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4r² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करा 4r², यहाँ बच जाएगा कैपिटल R² स्मॉल r² प्लस 2rr, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 2r² बच गया क्योंकि 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा r², यहाँ बचा स्मॉल r², यहाँ बचा 2r²। अब क्या करेंगे, इसको, इस चीज को, ये जो लाइन है इसको हम फिर से इसकी फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि इसको खोल के हमने ये चीज निकाली थी, तो इसलिए हमने फिर से इसको लिख दिया r प्लस r का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेक रूट बोथ साइड, दोनों साइड रूट ले लिया अब हमने, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने दोनों साइड रूट ले लिया। अब क्या करेंगे, अब जब हम 2r² को रूट के अंदर रखेंगे तो r² तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा √r प्लस √r मल्टीप्लाई बाय √r होता है r, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो इसी वजह से √r का स्क्वायर होगा r, तो इस वजह से ये बाहर आ गया और ये बच जाएगा आपका r प्लस r, क्योंकि इसका भी स्क्वायर सेम होगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब ये बच्चा, इसको हम
इसको हम इसके अपॉन में भेज देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा R बाय आर का रेशियो आ जाएगा 0.414। क्लियर हो गया इतना सा आपको। इसके बाद एक और टेबल का मैं फोटो डालूंगी, उस टेबल को रट लेना। आरबीएससी वाले तो रट लेना, सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कुछ भी करो तुम, दीवार पे चिपकाओ, कैसे भी रटो, पर उसको रटनी पड़ेगी। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखो, अब पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखो, इसका केवल तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, इससे तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ओके, तो देखो तुम्हें इसका फॉर्मूला याद रखना है। रो से इसको सिंबल जो बनाया ना मैंने इस तरीके से, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, रो को रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी से। रो का मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जो तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो इक्वल टू, रो का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय M डिवाइडेड बाय A क्यूब मल्टीप्लाई बाय Na। अब देखो Z क्या है तुम्हारा, Z है तुम्हारा नंबर ऑफ एवरेज एटम। क्लियर? नंबर ऑफ एवरेज एटम मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया था पहले, नहीं सीखा हो तो प्रीवियस लेक्चर्स देखना, उसमें तुम्हें बता रखा है। क्लियर? नेक्स्ट M तुम्हारा मोलर मास, मोलर मास तुम्हें निकालना आता होगा, क्लास 10th में भी सिखाया होगा, 11th में भी सिखाया होगा। ओके, A जो है तुम्हारी होती है एज लेंथ, बाकी तो तुम्हें गिवन देंगे, वैसे शायद हो सकता है तुम्हें नंबर ऑफ एवरेज एटम गिवन दे दे, या फिर तुम्हें याद रखना है। ठीक है, मोलर मास तुम्हें पता ही होगा, ए जो है एज लेंथ है, ये तुम्हें गिवन देंगे, और Na जो है आपका एवोगैड्रो नंबर है। इसकी वैल्यू आपको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो आपको बस याद रखनी है इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.023 × 10⁻⁻23 मोल इनवर्स। क्लियर? अब इसके बाद कुछ एक आधा न्यूमेरिकल है, वो करके देखते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे अब। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट होते हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट होगा वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड होगा फ्रैंकल डिफेक्ट एंड फोर्थ होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। देखो, जो ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि लेटिस साइट जो होती है ना वो वैकेंट होती है, तो वैकेंसी डिफेक्ट फॉर्म होता है। तो देखो, व्हेन सम लेटिस साइट्स आर वैकेंट, जब कुछ लेटिस साइट्स वैकेंट होंगी देन वैकेंसी डिफेक्ट इज फॉर्म। जब कुछ लेटेस्ट साइट्स वैकेंट होंगी तो वैकेंसी डिफेक्ट होगा। अब वो वैकेंट हैं, खाली हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। डेंसिटी को याद है आपको, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी एंड द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? तो ये जो जगह है लेटेस्ट साइट है, ये खाली है, वैकेंसी है यहाँ पे, तो क्या होगी, इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। इसमें क्या होता है, ये जो खाली जगह होती है ना, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये खाली जगह है बीच में, इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें क्या होगा, कोई भी फॉरेन एटम आके बैठ जाएगा, इसमें कोई भी फॉरेन एटम आके यहाँ पर बैठ जाएगा इस खाली स्पेस में। तो क्या होगा, इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर व्हेन फॉरेन एटम आर प्लेस्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट, इसमें क्या होगा कि फॉरेन एटम आके आपकी इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाएगा ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देन द डिफेक्ट इज जनरेट विच इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे, जब कोई भी फॉरेन एटम या एलिमेंट आके आपकी इस खाली स्पेस में, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में वो बैठ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगी, आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी को लिखते हैं रो से, तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। इसका एग्जाम्पल है अलॉय। ओके, ये फॉरेन एटम है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें होता है कि जो आपका जो ये एटम्स दिख रहे हैं ना, एटम्स या आयन्स, इनको आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, अपनी जगह से उठ के इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। देखो, ये उठ के जा रहा है ना इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये तो इसमें क्या होता है, व्हेन सम आयन्स इज मिसिंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, जब आयन्स अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या हो, मिसिंग, एंड कम्स इन इंटरस्टिशियल साइट, और आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट पे, अपनी एक्चुअल पोजीशन से हट के इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं, देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तब जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको फ्रैंकल डिफेक्ट भी कह सकते हैं और डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिसलोकेट हो रहा है, अपनी जगह चेंज कर रहा है। ठीक है, इट डजंट चेंज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इससे सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उठ के जा तो अपना एटम में, इसमें क्रिस्टल में ही रहा है, उससे बाहर तो नहीं निकल रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े 3 डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट।
वैकेंट डिफेक्ट में क्या हो रहा था, वैकेंसी डिफेक्ट में लैटिस साइट वैकेंट हो रही थी तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा था, इंटरस्टिशियल जो साइट होती है आपकी, ठीक है, इंटरस्टिशियल जो साइट होती है उसमें फॉरेन एटम आके बैठ रहा है, फॉरेन आयन आके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट, सॉरी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड इसमें क्या होगा, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि कोई बाहर का आके अंदर बैठ रहा है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होगा, आयन अपनी जगह से उठ के इंटरस्टिशियल स्पेस में चल जाएगा, तो इस वजह से इसका जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी और कांस्टेंट होगी। एग्जांपल आपको याद रखने हैं ZnS, AgCl, AgBr एंड AgI। क्लियर, आगे बढ़ते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट कई बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी यूटी टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, या फिर पीरियोडिक, या फिर हाफ ईयरली, या फिर प्री बोर्ड में आपसे ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड, या फिर डिफाइंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, डिफाइंड शॉर्टकी डिफेक्ट, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे लास्ट में हमें पढ़ना है शॉर्टकी डिफेक्ट। हमने ऑलरेडी 3 डिफेक्ट पढ़ लिए थे, सबसे लास्ट में आता है शॉर्टकी डिफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले भी हमने एक फ्रेंकेल डिफेक्ट पढ़ लिया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फ्रेंकेल डिफेक्ट भी 2014 में पूछा गया था और ये भी RBSc 2014 में पूछा गया है, दोनों एक साथ पूछे गए थे। और ये शॉर्टकी डिफेक्ट फिर से 2019 में भी पूछा गया था, आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इन दिस द इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन, इसके अंदर क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन लेफ्ट द लैटिस, लैटिस को छोड़ देते हैं। जैसे ये पहले मान लीजिए ये एनायन निकल रहा था बाहर, तो इसके साथ साथ कैटायन भी छोड़ देगा, क्यों, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके, समझ में आ गया क्या होता है इसमें। देखो इन दिस द इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन लेफ्ट द लैटिस, इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन लेफ्ट कर देते हैं लैटिस टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। देन अ डिफेक्ट इज फॉर्म, फिर क्या होता है, एक डिफेक्ट फॉर्म होता है, उसको ही हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर हो गया, प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोल दिया है मैंने, तो ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका NaCl, KCl, AgBr एक्सेट्रा। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंड थ्योरी। ओके, बैंड थ्योरी पढ़नी है हमें कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए एंड इंसुलेटर के लिए। बैंड थ्योरी में देखो 2 चीज़ें होती है, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। जो आपका कंडक्शन बैंड होता है, जो आपका कंडक्शन बैंड होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बल्कि जो आपका वैलेंस बैंड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो भी चीज़ है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, जब हम फिजिक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, इंडक्शन बैंड क्या होता है। कि अभी सिर्फ आपको केवल समझना है और दिमाग में सेट रखना है कि हाँ भाई ये चीज़ होती है। बाकी इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिलेगा फिजिक्स में, जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे होंगे। क्लियर। अब देखो बैंड थ्योरी पढ़नी है हमें कंडक्टर के लिए। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर के लिए, देन सेमीकंडक्टर के लिए, देन इंसुलेटर के लिए। कंडक्टर के लिए क्या होता है, देखो एक होता है कंडक्टर, एक होता है वैलेंस बैंड। इसमें क्या होता है, जो कंडक्टर होता है और जो वैलेंस बैंड होता है, दोनों को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करेंगे तो ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं कंडक्टर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं कंडक्टर की तरफ, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के टच में होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, ओवरलैपिंग करते हैं। ये ओवरलैपिंग दिख रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को ओवरलैप कर रहा है। ये जो मैंने ग्रीन से हल्का सा शेड करा है ये आपको ओवरलैपिंग शो कर रहा है। क्लियर। अब देखो जो आपका कंडक्टर होता है वो होता है एम्प्टी बैंड, मतलब कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बल्कि जो आपका वैलेंस बैंड होता है ये होता है फुली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या होते हैं,
फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फुली फिल्ड का मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पार्शियली का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ होल्स होंगे। क्लियर? देखो अब इसको समझते हैं हम क्या होता है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इन कंडक्टर वन बैंड इज फुल्ली और पार्शियली फिल्ड। इसमें क्या होता है, एक बैंड होता है जो कि फुल्ली और पार्शियली फिल्ड होता है बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर। ठीक है, जो ये वाला एक बैंड होता है ये क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से फुल्ली फिल्ड होता है या पार्शियली फिल्ड होता है। एंड अनदर बैंड इज एम्प्टी, और जो दूसरा बैंड जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। दीज ऑल बैंड्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, ये क्या करते हैं, बैंड्स ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे से। ओके, बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम वन बैंड टू अनदर बैंड, इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बैंड से दूसरे बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बैंड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। क्लियर? बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम वन बैंड टू अनदर बैंड, दैट्स वाई करंट इज फ्लो, इसी वजह से करंट फ्लो होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड से दूसरे बैंड में ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल्स इसका मेटल। क्लियर हो गया इतना आपको? अब पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है और अगेन एक वैलेंस बैंड होता है। ये ग्रीन से मैंने इलेक्ट्रॉन्स बताए, देखो। अब क्या होगा, इसमें कंडक्शन बैंड होगा और एक वैलेंस बैंड होगा। ये जो दोनों के बीच में जो मैंने गैप दिखाया ना, ये गैप होता है एनर्जी गैप। अब क्या होगा, इन दोनों के जो बैंड है इसके बीच में एक मिनिमम थोड़ा सा एक एनर्जी का एक गैप होगा, मतलब थोड़ा ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूरी पे रहेंगे दोनों। ठीक है, एक दूरी पे रहेंगे ये। अब जो वैलेंस बैंड जो होता है इसमें होल्स जो होते हैं, आगे समझना आप होल्स क्या होते हैं, बट जो होल्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव एंड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के अंदर होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जो आपके होल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। क्लियर? और एक बीच में इसके एनर्जी गैप होता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर तो होते हैं इसमें, बट मिनिमम एनर्जी गैप इज प्रेजेंट बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। एक मिनिमम एनर्जी गैप प्रेजेंट होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। दैट इज वाई electrons flow from valence band to conduction band। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो हो जाते हैं, क्योंकि एक गैप तो प्रेजेंट होता है बट वो मिनिमम होता है काफी। इसी वजह से बाय अप्लाइंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको आगे एक बार और पढ़ लेंगे अपन। बाकी ध्यान रखना, बाय अप्लाइंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है, दोनों जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होंगे वो ओवरलैप करेंगे। इसमें जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होगा इनके बीच में गैप होगा, हल्का सा छोटा सा मिनिमम एनर्जी गैप होगा। आ जाता है इंसुलेटर के ऊपर। इंसुलेटर के बीच में क्या है, देखो ये ऊपर वाला जो है ये कंडक्शन बैंड है और जो नीचे वाला है ये वाला, ठीक है, ये वाला है आपका वैलेंस बैंड। इसके बीच में क्या है, एनर्जी गैप इज मैक्सिमम। एनर्जी गैप क्या है, मैक्सिमम, मतलब कई ज्यादा एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड के और वैलेंस बैंड के बीच में। तो इस वजह से क्या होगा, इंसुलेटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है इंसुलेटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है ये। बिकॉज लार्ज एनर्जी गैप इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि लार्ज एनर्जी गैप प्रेजेंट होता है इन बिटवीन दी टू बैंड्स, दो बैंड्स के बीच में लार्ज एनर्जी गैप प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर इनके बीच में एनर्जी गैप कहीं ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ कैसे जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। इनके बीच में मिनिमम एनर्जी गैप था, इस वजह से चल गए थे। ये तो ओवरलैप ही कर रहे थे, इस वजह से भी इसमें चल गए थे, बट इसमें नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसमें जो एनर्जी गैप है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप है दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लास, प्लास्टिक, नॉन मेटल्स एंड डायमंड। क्लियर हो गया आपको तीनों कंडक्शन बैंड थ्योरी क्लियर हो गई। एक पढ़ी है हमने कंडक्टर के लिए, एक सेमी कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा, दोनों बैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे। सेमी कंडक्टर के केस में दोनों बैंड्स के बीच में एक गैप होगा, एनर्जी गैप, बट वो मिनिमम होगा, इस वजह से भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे बट थोड़े कम होंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे इंसुलेटर के ऊपर। इंसुलेटर में क्या होगा, जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड जो होगा उसके बीच में एनर्जी गैप कहीं ज़्यादा होगा,
इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और आप जानते हो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं, बट जो आपका वैलेंस बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पार्शियली और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई आपको इतनी बात? ओके सो यार इस लेक्चर को अब यहीं एंड करते हैं, आगे भी कुछ थ्योरी के पोर्शन पढ़ने हैं, तो ये लास्ट, इसके बाद एक और लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम इसको चैप्टर को एंड कर देंगे, बिल्कुल लॉक हो जाएगा ये। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने होंगे, वो हम आराम से करते रहेंगे। बाकी हमारे चैप्टर के नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बोर्ड पे से नोट्स उतार लेना, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा है आपको, जितना ईजी आप पढ़ सको। ओके सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके सो बाय गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।